Yes, good morning all of you. I am starting with a new topic and the topic is average due date and account current. Average due date and account current. ये दो पार्ट में टॉपिक है, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट. एक्चुअली स्पीकिंग ये दो पार्ट में टॉपिक है. पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट और बाद में हम लोग सीखेंगे अकाउंट करंट. पहले हम लोग एवरेज ड्यू डेट सीखेंगे और फिर अकाउंट करंट सीखेंगे. ना व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज ड्यू डेट? सबसे पहले मीनिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट. सी मैंने अलग अलग डेट पे ना लोन ले रखा है. अगर मैंने लोन अलग अलग डेट पे ले रखा है तो उसका पेमेंट भी अलग अलग डेट पे आएगा. मैंने लोन लिया हुआ है लेकिन उसका जो रीपेमेंट है, मैंने लोन लिया हुआ है, लोन अलग अलग डेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने लोन ले रखा है लेकिन उसका रीपेमेंट अलग अलग डेट पे है. अगर अलग अलग डेट पे उसका रीपेमेंट है तो तुमको नहीं लगता उसका इंटरेस्ट भी हमको वो डिफर करेगा? अलग अलग डेट के हिसाब से इंटरेस्ट कम या ज़्यादा होगा. सपोज एक ड्रॉई है जिसने बहुत सारे बिल एक्सेप्ट कर रखे हैं और बहुत सारे बिल अलग अलग ड्यू डेट्स को उसको पेमेंट करने हैं, अलग अलग ड्यू डेट्स पे उसको पेमेंट करने हैं. सो यहाँ पे क्या होता है ना, मैं यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बता रहा हूँ जहाँ पे हमको कोई पेमेंट करना है और वो अलग अलग डेट्स पे पेमेंट करना है, ऑन डिफरेंट डेट्स. बहुत सारे अलग अलग डेट्स पे मेरे को या तो बिल का पेमेंट करना है या फिर कोई लोन का रीपेमेंट करना है. सो इसमें क्या है ना, मैं एक सिंगल डेट पे अगर पूरी लाइबिलिटी सेटल करना चाहता हूं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑन डिफरेंट डेट्स, अगर सारा पेमेंट में एक सिंगल डेट को सेटल करना चाहता हूं तो वो सिंगल डेट कौन सी डेट होगी? अच्छा, वो डेट कौन सी डेट होगी वो कैसे चूज करेंगे? अब मैं इंटरेस्ट बचाने का सोचूंगा और जो सामने वाला पार्टी है उसको लॉस हो जाएगा इंटरेस्ट का, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा इंटरेस्ट का. तो ये जो अलग अलग डेट्स के पेमेंट है, इनके लिए एक ऐसा डेट फिक्स करो जहां पे नाइदर पार्टी लूजेस एनीथिंग एंड नाइदर पार्टी गेन्स एनीथिंग. मीन्स एवरेज ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ वेरियस बिल्स और पेमेंट ऑफ वेरियस इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लोन इज मेड इन वन सिंगल लमसम अमाउंट. अलग अलग बिल का पेमेंट्स जो अलग अलग डेट्स पे ड्यू होने वाला था, लोन का रीपेमेंट जो अलग अलग डेट को हमको इंस्टॉलमेंट चुकाने थे, वो सबको एक सिंगल लमसम पेमेंट करेंगे एक सिंगल डेट पे. अच्छा, ये वो डेट होगी जिसमें कोई भी पार्टी ना तो गेन करेगी ना लूज करेगी. सो नाइदर पार्टी रिसीव्स और लूजर्स एनी इंटरेस्ट. सो ऐसी एक डेट हमको फिक्स करनी है. तो एवरेज ड्यू डेट में हमको यही सीखना है. सो सबसे पहले तो लिखेंगे मीनिंग. फर्स्ट वी विल राइट द मीनिंग. मैं थोड़ा थियरी भी चेंज कर रहा हूं. फर्स्ट यू विल राइट मीनिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट. Everybody will write meaning of average due date. लिखो N an average due date is that date on which drawee और borrower जिसने लोन लिया है, on which drawee or borrower makes the payment on which drawee or borrower makes the payment of various bills / loan installments
makes the payment of various bills / loan installments due on different dates, जो कि अलग अलग डेट्स को ड्यू होने वाले थे, ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन वन लमसम पेमेंट, इन वन लमसम का मतलब होता है सिंगल पेमेंट, इन वन लमसम पेमेंट, इन वन लमसम पेमेंट on this date, on this date, neither of the party on this date neither of the party receives, on this date neither of the party receives or loses any interest. On this date neither of the party receives or loses any interest. लूजेस एनी इंटरेस्ट. तो एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग क्या होता है मैंने बता दिया. एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या होता है? अरे एन एवरेज ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच ड्रॉई और बोरोवर मेक्स द पेमेंट ऑफ वेरियस बिल्स और लोन इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स. बिल की डेट्स अलग अलग थी, लोन के इंस्टॉलमेंट्स अलग अलग डेट को देने थे. उसके लिए एक ऐसी डेट उन्होंने सेलेक्ट की, एक सिंगल एवरेज. एवरेज का मतलब ही होता है अलग अलग डेट को एवरेज करके एक सिंगल डेट बनाना. सो अलग अलग डेट को एवरेज करके एक सिंगल डेट बनाना. सो एक ऐसी सिंगल डेट जिसमें हम लोग ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट एक सिंगल लमसम अमाउंट में पे करें. और वो ऐसी डेट होनी चाहिए जहां पे कोई भी पार्टी को इंटरेस्ट का फायदा नहीं हो और नुकसान नहीं हो. देने वाले को नुकसान नहीं हो, देने वाले को फायदा नहीं हो, लेने वाले को नुकसान नहीं हो. सो एवरेज ड्यू डेट का मतलब, इसका मतलब ये, इट मींस एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स. इट मींस एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट. हाँ, एवरेज ड्यू डेट का मतलब ही है एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स. वन सिंगल डेट. एवरेज ऑफ वेरियस. लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं. एवरेज ड्यू डेट का मतलब ये एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स. इसका मतलब ये एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स. एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स. हाँ, एवरेज ड्यू डेट का मतलब ये एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स. लिख दो सब लोग. मीन्स एवरेज ऑफ वेरियस ड्यू डेट्स. ये हम लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं? ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव इट इज कैलकुलेटेड सो दैट वेरियस डेट्स कैन बी क्लब्ड इनटू वन सिंगल डेट, एंड सारे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन वो न्यू डेट के हिसाब से करें. एक पॉइंट और लिख लो जो मैं बोलना चाहता हूं. अगले लाइन पे मीनिंग में ही कंटिन्यू करो. Average due date is calculated average due date is calculated average due date is calculated so that various average due date is calculated so that various due dates can be clubbed. So that various due dates can be clubbed into single date.
so that various due dates can be clubbed into one single date, and all calculations for interest all calculations for interest can be done as per the new date. Can be done as per the new date. Can be done as per the new date. So एवरेज ड्यू डेट का एक मीनिंग तो समझा दिया. एवरेज ड्यू डेट वो डेट होती है जिस दिन ड्रॉई या जिसने लोन लिया है बोरोवर, वो पेमेंट जो अलग अलग डेट्स को उसके बहुत सारे बिल्स के पेमेंट करने वाला था, अलग अलग डेट्स को बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाला था लोन के. सो वो अलग अलग डेट को नहीं करे, एक ऐसे एवरेज डेट को करे, एक ऐसे सिंगल डेट को करे और वन सिंगल लमसम अमाउंट में पे करे, ताकि कोई भी पार्टी को इंटरेस्ट का फायदा या नुकसान नहीं हो. ना तो देने वाला गेन करे कि वो जल्दी दे रहा है तो उसको फायदा हो जाए और लेने वाले को नुकसान हो जाए. सो एवरेज ड्यू डेट इज कैलकुलेटेड ताकि हम लोग बहुत सारे डेट्स को एवरेज करके एक सिंगल डेट में कन्वर्ट कर सके और सारे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन वो डेट के हिसाब से होंगे. मैं एक एग्जांपल दूंगा और उसके बाद में मैं तुमको पॉइंट्स लिखाऊंगा. मैं पहले तुमको एक एग्जांपल दूंगा और वो एग्जांपल सॉल्व करके मैं तुमको वो एग्जांपल करा के फिर मैं आगे का थियरी दूंगा. लिखो एग्जांपल, राइट ऑन एग्जांपल. लोन ऑफ रुपीज 1 lakh. लोन ऑफ रुपीज 1 lakh टेकन. हाँ, लोन ऑफ रुपीज 1 lakh taken on 1st Jan 2009 लिखना. 1st Jan 2009 at the rate of 12% per annum. This loan will be repaid. हाँ, दिस लोन विल बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स. ये लोन 1 लाख रुपए का लिया तो है, लेकिन रीपेमेंट करना इंस्टॉलमेंट्स में. विल बी रीपेड इन इंस्टॉलमेंट्स एज अंडर. ये हमको इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करना है एज अंडर. मैं इसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करूंगा. मैं 20-20 हजार के 5 इंस्टॉलमेंट्स में इसका रीपेमेंट करने वाला हूं. सबसे पहला इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हम लोग 1st Jan. मैंने लोन का भी लिया है, 1st Jan 2009 में लोन लिया है. पहला इंस्टॉलमेंट आएगा 1st Jan 2011. 1st Jan 2011 में हम लोग 20,000 का रीपेमेंट करेंगे. 1st Jan 2011 में 20,000 का रीपेमेंट करेंगे. फिर उसके बाद में 1st Jan 2012, उसके 1 साल के बाद और 20-20 हजार, मतलब ईयरली हमको 20-20 हजार का रीपेमेंट करना है. फिर उसके बाद 1st Jan 2013 को वापस से और 20,000, मतलब 5 इंस्टॉलमेंट्स में रीपे करेंगे. फिर आ गया 1st Jan 2014 को और 20,000 का रीपेमेंट होगा. और 1st Jan 2015 को और 20,000 का रीपेमेंट होगा. सो टोटल 20-20 हजार के मैं 5 रीपेमेंट करूंगा और वो 5 साल अलग अलग साल में मैं रीपेमेंट करूंगा. तो पहला जो इंटरेस्ट लगेगा वो तो पूरे 1 लाख पे लगेगा. और फिर उसके बाद में जैसे जैसे रीपेमेंट होते जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कम होते जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम होते जाएगा. जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी रिड्यूस होते जाएगा. अब हम लोगों को यहाँ पे एक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है. हमको कैलकुलेट करना है एवरेज ड्यू डेट ऑन विच
ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स को मैं वन सिंगल डेट पे सेटल कर सकूं। कैलकुलेट, मैं अलग अलग पेमेंट नहीं करके पूरा पूरा पेमेंट एक साथ कौन से डेट को सेटल करूं, उसको बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। कैलकुलेट एवरेज, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट ऑन विच settlement, on which settlement can be made। In one single lump sum amount, in one single lump sum amount, इन वन सिंगल लमसम अमाउंट। ये लो मेरा पहला एग्जाम्पल तैयार है और एग्जाम्पल भी तैयार है और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग भी अब रेडी है कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब वो डेट, ये बहुत सारे अलग अलग डेट्स है जिसमें मैं अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स पे करने वाला था, जिसके वजह से इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो भी अलग अलग डिफर होने वाला था। अब मेरे को कोई ऐसी डेट चाहिए, मेरे को एक ऐसी डेट चाहिए, अरे मेरे को कोई ऐसी डेट चाहिए कि वो डेट वैसी डेट चाहिए जो डेट को मैं सेटल करूं और एक सिंगल लमसम अमाउंट में सेटल करूं, एंड नाइदर पार्टी गेन्स और लूजेस एनी इंटरेस्ट, नाइदर पार्टी गेन और लूजेस एनी इंटरेस्ट। चलो ठीक है, मैं अगर इंडिविजुअली तुमको बताऊं ना, अगर इंडिविजुअली बताऊं मैं, तो ये जो पहला इंस्टॉलमेंट पे किया था ना, ये पहला इंस्टॉलमेंट जब 2011 में पे किया था ना, तब पूरे 1 लाख पे हम लोग ने 1 लाख पे 12% इंटरेस्ट दिया होगा, वो भी 2 साल का, बराबर है, क्योंकि इसके पहले तो पूरा 1 लाख रुपया यूज किया है ना हम लोग ने। सो मैं जरा कैलकुलेट करके देखता हूं तो 24,000 रुपया आ जाता है, 24,000 रुपया आता है, 1 लाख, क्योंकि लोन हमने 2009 में 1 जनवरी को लिया था, तो 2009 2010 2 साल का इंटरेस्ट इंटू 2 ईयर्स, तो 24,000 का इंटरेस्ट होता है पहले साल में। अगर मैं पहले साल का इंटरेस्ट चेक करूं ना, जब ये पहला रीपेमेंट हुआ रहेगा ना, तब 24,000 का इंटरेस्ट हमने दिया होगा। यहां तक हमने 24,000 का इंटरेस्ट भी दिया होगा। अरे 1 जनवरी 2011 को पेमेंट किया तो पूरा 2009 पूरा 2010, इसका मतलब है 1 लाख इंटू 12% इंटू 2 ईयर्स। अच्छा, उसके बाद में जब नेक्स्ट ईयर में हम लोग ने पेमेंट किया, नेक्स्ट ईयर में जब 20,000 का हम लोग ने प्रिंसिपल रिपे किया, तो बोलो नेक्स्ट ईयर में हमने 80,000 का अमाउंट यूज किया होगा। फर्स्ट जनवरी 2011 से लेके 31 दिसंबर तक हमने 20,000 का पेमेंट तो हम लोग ने 1 जनवरी को ही कर दिया ना, ये वाला पेमेंट कर दिया। यस सर। तो अपने पास पूरे साल भर में 80,000 रुपया होगा इंटू 12%। दिस इज ओनली फॉर 1 ईयर, दिस इज ओनली फॉर 1 ईयर। सो 80,000 into 12%, that comes to 9,600 rupees। हाँ सर। लेकिन फिर उसके बाद में ये 20,000 पे करने के बाद अब प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 ही बचा ना। यस सर। नॉर्मली जो होने वाला था वो बता रहा हूं मैं, नॉर्मली जो होने वाला था वो बता रहा हूं मैं। सो अगर ये 20,000 का रीपेमेंट होता है तो ये 20,000 के पहले हमने 60,000 रुपया यूज किया है। 60,000 इंटू 12%, 60,000 इंटू 12%, बोलो इज इट कमिंग टू 7,200 रुपीज। फिर उसके बाद में आ गया ये 20,000 रीपेमेंट करने के टाइम पे हमने 40,000 का अमाउंट यूज किया था।
Yes. हर बार 20-20 हजार का रिपेमेंट होते जा रहा है ना. Yes. 4,800. Am I correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अब हम लोग लास्ट 20,000 पेमेंट जब करने गए तब खाली 20,000 रुपया यूज कर रहे थे, और ये पेमेंट करने के बाद लोन पूरा रिपे हो गया. सो 20,000 इंटू 12%. सो अगर मैं इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट देखूँ तो ये तरीके से मैं इंटरेस्ट पे करने वाला था, लेकिन अब मैं एक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करूंगा. एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करूंगा मैं. एक काम करो ना, जो मैंने लिखा कॉपी कर लो ना, जो मैंने लिखा वो कॉपी कर लो. ऑल ऑफ यू कॉपी. मैं एक ऐसी डेट फिक्स करने वाला हूं, वन सिंगल डेट, जो डेट पे पेमेंट करने से एक सिंगल लमसम अमाउंट में मैं पेमेंट कर दूंगा, और किसी को इंटरेस्ट का फायदा या नुकसान नहीं होगा. जो मैंने लिखा तुम कॉपी कर लो. ये कैसे कैलकुलेट करते एवरेज ड्यू डेट सब बता देता हूं, तो हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझ जाएंगे. कॉपी हो जाए तो बोल दो मेरे को. And sir. And sir. हो गया. चलो मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, और मैं 3 तरीके से सॉल्व करके बताता हूं तुमको. सेम क्वेश्चन को 3 तरीके से करके बताऊंगा. राइट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन. दो लाइन का पर्टिकुलर. हाँ, मैं जो जो रीपेमेंट की मेरी डेट्स है ना, वो रीपेमेंट की डेट्स लिखूंगा पहले. 1 Jan 2011, 1 Jan 2012, 1 Jan 2013, 1 Jan 2014 एंड 1 Jan 2015. मैं ये 5 अलग अलग डेट को पेमेंट करने वाला हूँ. मैं पेमेंट ये 5 अलग अलग डेट को करने वाला हूँ. 20-20 हजार का रीपेमेंट है, 20,000 का मेरे को रीपेमेंट है. और क्या अमाउंट रिपे करने वाला हूं. एक अमाउंट कॉलम बने उतना ही बनाना, कोई बहुत बड़ा मत बना लेना. जो अमाउंट में पे करने वाला वो 20,000 पर ईयर ना. Yes, sir. सो 20,000 का मैं अमाउंट रिपे करने वाला. सो दिस वे आई एम गोइंग टू मेक पेमेंट ऑफ ₹1 lakh. अब मेरे को एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए एक बेस डेट लेनी पड़ेगी. एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए अपने को एक बेस डेट लेनी पड़ेगी, और वो बेस डेट हमेशा क्या करने का, अपने पास जो डेट्स अवेलेबल है ना, उसमें जो भी अर्लीस्ट डेट है, सबसे पुरानी जो डेट है अपने पास, ये जो इतने सारे डेट्स है उसमें सबसे अर्लीस्ट डेट यही है ना. Yes, sir. सो अर्लीस्ट डेट इज 1 Jan 2011. तुम बोलोगे सर ऐसा जरूरी है क्या? यही डेट नहीं, कोई भी डेट ले सकते, बट इट इज बेटर, प्रिफरेबली यू टेक अर्लीस्ट डेट. ये मेरी बेस डेट है, ये मेरी जीरो डेट है, इसको जीरो डेट बोला जाता है. हाँ, बेस डेट. अब बेस डेट से हम लोग ये जितने भी डेट्स लिखे हैं ना, सबका पीरियड चेक करेंगे. बोलो सबसे पहले 1 Jan को मैंने बेस डेट ली. 1 Jan से लेके 1 Jan तक तो एक भी दिन नहीं हुआ, तो 0 days. बोलो यस और नो.
Yes, sir. Yes. फिर 1 जैन से लेके 1 जैन 2012 बोलो कितना 1 ईयर. Yes, sir. फिर 1 जैन बेस डेट से लेके 1 जैन 13 इज इट 2 ईयर्स. फिर बेस डेट से लेके 1 जैन 14 इज इट 3 ईयर्स. Yes, sir. एंड 1 जैन से लेके 1 जैन 15 तक 11 से लेके 15 तक इज इट 4 ईयर्स. Yes. हाँ, अब इसके बाजू में हम लिखेंगे प्रोडक्ट. अमाउंट कॉलम जितना ही बना ना, बाजू में लिखना प्रोडक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज नथिंग बट दिस इज माय कॉलम नंबर 1, दिस इज माय कॉलम नंबर 2. प्रोडक्ट इज नथिंग बट 1 into 2, 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन का अमाउंट, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट. 20,000 into 0 will be 0 ना. This is 20,000, this is 40,000, this is 60,000 and this is 80,000. 80,000 टोटल मारेंगे. 40 plus 20 is 60, 60 plus 60 is 120, 120 plus 80 is it 2 lakhs? Yes, sir. हाँ, अब मैं क्या करूँगा ना, एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने बेस डेट ली. और बेस डेट मैंने किसको ली? अर्लीस्ट डेट को. अपने पास इतने सारे डेट्स में जो भी अर्लीस्ट डेट है वो डेट को मैंने बेस डेट ली. और बेस डेट से अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स का जो ड्यू डेट है उसको मैंने देख के उसके डेज कैलकुलेट किए. और जो इंस्टॉलमेंट्स है इनटू डेज से मेरे को प्रोडक्ट मिल गया. बोलो यहां तक समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. इसके आगे मैं क्या करने वाला हूं, इसके आगे मैं क्या करूंगा, एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है बेस डेट. बेस डेट ये है ना अपनी, Yes, sir. बेस डेट प्लस, बेस डेट प्लस प्रोडक्ट, प्लस प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, इंस्टॉलमेंट्स का टोटल. बोलो +2 आ गया ना. इज इट 2 ईयर्स? Yes, sir. 1 Jan 2011 प्लस 2 का मतलब हो गया 2 ईयर्स. 1 Jan के साथ अगर 2 ईयर्स ऐड करेंगे तो कहना इसे माई डेट इज 1 Jan 2013. Yes, sir. इसके साथ 2 अगर हम लोग ऐड करेंगे सो लिखो दैट इज 1 Jan 2013. ये वो डेट है. इस दिन अगर तुम सेटलमेंट करते हो, इस दिन अगर तुम सेटलमेंट करते हो पूरा लोन का अमाउंट एक सिंगल लमसम में, तो तुमको जो इंटरेस्ट आएगा उससे कोई भी पार्टी को फायदा या नुकसान नहीं होगा. मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं. हमने लोन कभी लिया था? लोन कौन से डेट को लिया था? 1 Jan 2009. 1 Jan 2009 से लेके बीच में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे करने का, सीधा सेटल करेंगे हम लोग 1 Jan 2013. ये डेट फिक्स हुई है ना अभी अपनी. पूरा 1 लाख एक साथ सेटल करते हैं ना, तो उसका इंटरेस्ट क्या आएगा मैं बता देता हूं. उसका इंटरेस्ट क्या आएगा? इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑन लोन ऑन विच लोन इज टेकन टिल द एवरेज ड्यू डेट, जो सिंगल डेट मैंने कन्वर्ट की 2013. कितना 4 साल हो गया ना. 9, 10, 11, 12, 13 तो फर्स्ट डेट को ही दे रहे हैं ना. 1 Jan को दे रहे तो 13 को क्यों गिनूं? 1 लाख इंटू 12% पर एनम का इंटरेस्ट है इंटू 4 ईयर्स. बारह 12,000 इंटू 4 करेंगे तो 4,800 आता है ना. Yes, sir.
4,800 1 लाख इंटू 12%, सर 48 कितना अमाउंट है? 48,000 48,000 48,000। अरे बोलो समझा क्या नहीं? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यस सर सो ये मेरा कैलकुलेशन है एवरेज ड्यू डेट का। ये वो डेट है जिस दिन मैं लोन सेटल करूंगा। अगर ये डेट को मैं लोन सेटल करूंगा तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच विल बी पेड। अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स पे अलग अलग लोन नहीं, एक साथ हम सेटल करेंगे तो इतना अपना इंटरेस्ट जाएगा। नाउ इसके आगे मैं अगर बढ़ूं, अच्छा ये मेरे टोटल इंटरेस्ट कितने हुए थे? ऊपर जो मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रखा था ना, ये इंटरेस्ट का टोटल कितना है? 24,000 प्लस, अरे कहाँ गया ये, 24,000 प्लस 9,600 प्लस 7,200 प्लस 4,800 प्लस 2,400, कितना हुआ बच्चों? 48,000। 48 तो अगर ये इंस्टॉलमेंट्स में दिया होता तो भी 48,000 का इंटरेस्ट लगने वाला था। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर Yes, sir. यस और ये एक सिंगल ड्यू डेट को अगर मैंने पेमेंट कर दिया सिंगल डेट को, तो भी मेरा इंटरेस्ट कितना लग रहा है? 48 बोलो, किसी को फायदा हुआ क्या? लोन पे करने वाले को फायदा हुआ क्या? उसका इंटरेस्ट बच गया क्या कुछ? No, sir. अगर वो 20-20 हजार में, वो 20-20 हजार रुपये अगर इंस्टॉलमेंट्स में देता तो क्या वो कम इंटरेस्ट देने वाला था? नो सर एक साथ दिया तो कुछ ज्यादा दे दिया। नो सर बस मैं यही समझाना चाहता था। क्यों ऐसा करते हैं? अरे अलग अलग डेट्स को दिमाग खराब होता है, याद भी नहीं रहता हम लोग। क्या हम बिजनेस करें क्या यही याद रखें? हम बिजनेस करें क्या यही याद रखें कि मेरा कभी ड्यू हो रहा है बिल का अमाउंट, कभी लोन का अमाउंट? अरे एक डेट फिक्स करो, दो ना। सामने वाला बोलता है मेरा ब्याज जाएगा, अरे मैं एक ऐसी डेट फिक्स करता हूं तुमको जितना ब्याज मिलना है उतना ही मिलेगा। मेरे को पीस ऑफ माइंड, तुमको पीस ऑफ माइंड। तुम्हारा इंटरेस्ट का नुकसान नहीं होगा, मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, और मेरे को फायदा ये होगा, मेरे को अलग अलग डेट्स नहीं याद रखनी पड़ेगी। तुमको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. समझा सर अच्छा मैं ना ये ड्यू डेट को चेंज करके बताता हूं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ड्यू डेट, ये जो बेस डेट मैंने ली थी ना, इसको मैं बदल के बताता हूं तुम लोगों को। मैं कोई दूसरी डेट लेता हूं। मैंने अर्लियर डेट ली थी ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं अर्लियर डेट लेना चाहिए, प्रिफरेबली मैं ये डेट को चेंज कर दूं। एक मिनट है, मेरे को लिखने देना, तुम लोग मत लिखना अभी कुछ भी। मैं सेम कैलकुलेशन तुमको दो तरीके से करके बताना चाहता हूं। सेम कैलकुलेशन मैं दो तरीके से करके बताना चाहता हूं तुम लोगों को, दो अलग अलग डेट लेके। एक काम करते हैं ना, हम लोग पहले डेट क्या लिया था हम लोग ने? 1 जैन, ये वाला पहली वाली डेट ली थी ना, पहली वाली डेट ली थी ना। यस सर हाँ तो अभी अगला साल लेके देखते हैं। बेस डेट इसको बना देते हैं 1 जैन 2012। चलो इसको बेस डेट बनाता हूं मैं, इसको बेस डेट बनाता हूं। तो मेरे को टोटल चाहिए 4 कॉलम। मैं थोड़ा छोटा सा कॉलम बनाऊंगा पहले, डेट का कॉलम छोटा बनाऊंगा, अमाउंट का कॉलम भी छोटा ही बनाऊंगा, सब छोटा ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को अभी दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट प्लीज। तुम लोगों को मैं कॉपी करने को टाइम दूंगा। 1 जैन 2011, 1 जैन 2012, 1 जैन 2013, 1 जैन 2014, 1 जैन 2015। ये लो, ये तो हो गई डेट्स। अमाउंट तो 20-20 हजार फिक्स है। अमाउंट तो हर साल का 20,000 फिक्स है। देख लो, इट इज 20,000 एवरी ईयर। अमाउंट इज 20,000 एवरी ईयर। अगर 20,000 एवरी ईयर है तो टोटल मिला के हो गया 1 लाख।
1 लाख हो गया। हाँ, इस बार मैं बेस डेट लेता हूं 1 जन 2012 को। मेरी जो बेस डेट है, बेस डेट ले ली मैंने 1 जन 2012। अरे 1 जन 2012, चलो बेस डेट, ये डेट से आगे बढ़ते। अब ये डेट से 1 जन 2011, तो ये तो -1 ईयर हुआ ना। 2012 से 2011। अच्छा, और ये तो दोनों सेम डेट हो गई, तो ये तो 0 हो जाएगा। और फिर ये 1, 2 और 3, एम आई करेक्ट? Yes, sir. 2012 के आगे 13, 14 एंड 15। मैंने बेस डेट चेंज कर दी। मैं बोलता हूं ना, बेस डेट जरूरी नहीं, अर्लियर डेट, प्रिफरेबली अर्लियर डेट लेना चाहिए, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी इसका प्रोडक्ट निकालता हूं। तुमको प्रोडक्ट का मतलब मालूम पड़ गया ना। 20,000 इंटू माइनस करेंगे तो ये हो गया -20,000। दिस इज 0, दिस इज जस्ट 20,000 and this is 40,000. This is 60. 60 plus 40 is 1 lakh. 1 lakh 20 minus 20. Is it coming to 1 lakh? क्या बोलते हो? Is it coming to 1 lakh? Yes, sir. तो अभी मैं एवरेज ड्यू डेट निकालता हूं 1 जन 2012 प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। Total of product is 1 lakh, total of amount is also 1 lakh. इसका मतलब है कहना इसे 1 जन 2012 प्लस 1 ईयर, that is 1 जन 2013. Is it the same date again we got? Yes, yes, sir. वो की वो डेट आ गई। अगर सेम डेट आ गई तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन सेम रहेगा ना। हाँ सर। इंटरेस्ट फ्रॉम 1 जन 2009 टू 1 जन 2013। अरे क्या कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन जो बाजू में कर रखा था 48,000 रुपीज। क्या कैलकुलेशन करूंगा, वही 1 लाख इंटू 12% इंटू 4 ईयर्स ही हुआ ना। Yes, sir. अच्छा, मैं बेस डेट वो लेता हूं जो मेरे प्रॉब्लम में है ही नहीं। अभी तक तो मैंने प्रॉब्लम की अर्लियर डेट और कोई भी एक डेट ले ली थी। अगर मैं बेस डेट लेता हूं, मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कभी होने वाला है? 1 जन 2015 को होने वाला है ना लास्ट पेमेंट। Yes, sir. तो मैं बेस डेट ले लेता हूं 1 जन 2016। ये तो प्रॉब्लम के बाहर की डेट हो गई, तो भी आंसर आएगा, मैं बता देता हूं। डेट, अमाउंट, बेस डेट एंड प्रोडक्ट। पहले सारी डेट्स लिख देता हूं। 1 जन 2011, 1 जन 2012, 1 जन 2013, 1 जन 2014, 1 जन 2015। अमाउंट 20,000, 20,000 पर ईयर। This is my 3rd year, this is my 4th year, and this is my 5th year. और बेस डेट इस बार मैं लेता हूं, मेरा लोन रीपेमेंट हो उसके भी अगले साल का 1 जन 16। अरे 1 जन 16 का मतलब सब माइनस में चलेगा। अब तो सब माइनस में ही चलेगा। 16 से लेके हम लोग पहले डेट पे आते हैं। 16 माइनस 11, अरे 16 माइनस 11 तो -5 हो जाएगा। Yes, sir. 16 minus 12, this will be -4. 16 minus 13,
2016 में से 13 माइनस 3, दिस इज माइनस 2 ईयर, दिस इज माइनस 1 ईयर। बोलो समझा गया तुम लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. इससे भी मेरा कोई आंसर नहीं बदलेगा। मैं कोई भी डेट को बेस डेट ले सकता हूँ, बट प्रेफरेबली अपने को अर्लियर डेट लेनी चाहिए, तो आंसर सब नेगेटिव में आएंगे। दिस इज माइनस 1 लाख, दिस इज माइनस 80,000, दिस इज माइनस 60,000, माइनस 40,000, and minus 20,000. So this comes to minus 1 plus 80 plus 20 is 2 lakh, 3 lakhs हो गया टोटल, minus 3 lakhs, minus 3 lakhs। हाँ, सो मैंने एवरेज ड्यू डेट क्या पकड़ी है? 1 Jan 2016 पकड़ी है। Yes, sir. इसके साथ इस बार प्लस करना है, लेकिन प्लस क्या होएगा? अरे प्लस कुछ नहीं होगा, यहां पे माइनस 3 लैक्स डिवाइड बाय 1 लाख है, माइनस 3 लैक्स डिवाइड बाय 1 लाख, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना। Yes, sir. सो कहना इसे 1 Jan 16 माइनस 3 ईयर्स। बोलो 1 Jan 16 माइनस 3 ईयर्स, वापस से क्या डेट मिलेगी तुम लोगों को? 1st Jan 2013. 1 Jan 2013। तो मेरी एवरेज ड्यू डेट अगर 1 Jan 2013 है, तो इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल दिस डेट ऑन विच आई एम गोइंग टू सेटल विल अगेन बी 48,000 रुपीज। मैंने 3 अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन समझा दिया। बोलो तुमको समझा क्या? पहला एग्जांपल लोन का लिया था, दूसरा एग्जांपल मैं बिल्स भी ले लेता हूं तो तुमको समझ जाएगा। बाजू में ऑल्टरनेटिव जो मैंने लिखा है प्लीज कॉपी कर लो सब लोग, जो मैंने साइड में लिखा है वो कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। मेरे को नहीं लगता अब तुम लोगों को कोई बड़ा कंफ्यूजन होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ये टॉपिक को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। हम वो डेट निकाल रहे हैं जिस दिन जो इंटरेस्ट लगना उतना ही लगेगा, खाली झमेला खत्म हो जाएगा अलग अलग डेट को सेटलमेंट करने का। एक सिंगल डेट को लमसम अमाउंट दे देंगे, बाकी इंटरेस्ट में कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला है किसी को। वो अलग अलग डेट्स को इंस्टॉलमेंट में भी पे करते तो उतना ही ब्याज देने वाले थे, अभी भी उतना ही इंटरेस्ट देने वाले हैं। कर लो फटाफट, कॉपी करो। और फिर मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैं इनफैक्ट 2 एग्जाम्पल और कराऊंगा, एक बिल का कराऊंगा फिर एक एग्जाम्पल और कराऊंगा। मैंने आज शुरू किया है, कल के लेक्चर में तो खत्म हो जाएगा एवरेज ड्यू डेट। इतना सा ही है, छोटा सा ही टॉपिक। कर लो, कंप्लीट हो जाए तो बोल देना मेरे को।
Done, sir. सबका हो गया? Done, sir. चलो सबने कॉपी करके कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे बढ़ता हूं मैं एक और एग्जाम्पल लिखाता हूं तुम लोगों को। आई विल गिव वन मोर एग्जाम्पल। लिखो एग्जाम्पल। मेरा वो पेज ही खत्म हो गया। आई थिंक तुम्हारा भी वही पेज पे कंप्लीट हुआ होगा। एग्जाम्पल ₹25,000 ₹25,000 lent by A to B। 25,000 A ने B को दिया था। कौन से डेट को दिया था? ऑन 1 Jan। It was given on 1 Jan 2006। 1 Jan 2006। और रीपेमेंट कैसे करने का है? रीपेमेंट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। रीपेमेंट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। रीपेमेंट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। लोन लिया हुआ है 1 Jan 2006 को। रीपेमेंट इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। और रीपेमेंट की डेट्स दे रहा हूं मैं। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट एज अंडर। मैं तुमको रीपेमेंट की डेट देता हूं। हाँ, रीपेमेंट की डेट। लोन 25,000 का है। 5,000 का अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट्स देखें 1 Jan 2007। नेक्स्ट ईयर मतलब पहले पे इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का। दूसरे पे प्रिंसिपल माइनस करके और 1 साल का। 1 Jan 2008। 1 Jan 2009। 1 Jan 2010 एंड 1 Jan 2011। 2011 तक हर साल 5,000 का रीपेमेंट। 5,000 इज रीपेड एवरी ईयर। हाँ, 5,000 का रीपेमेंट। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। हमको एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। अब सबको मालूम पड़ गया एवरेज ड्यू डेट का मतलब वो सिंगल डेट जिस दिन हम लोग पूरा पेमेंट एक सिंगल लमसम में कर सकते हैं। अलग अलग डेट्स नहीं, अलग अलग रीपेमेंट्स को एवरेज करके एक सिंगल डेट में कन्वर्ट करेंगे जिसमें एक सिंगल लमसम अमाउंट में सेटलमेंट कर देंगे। लेकिन उससे फायदा क्या होगा? अलग अलग डेट्स याद नहीं रखने पड़ेंगे। बिजनेस करो शांति से, एक ही डेट याद रखो और किसी को इंटरेस्ट का फायदा नुकसान नहीं। किसी को इंटरेस्ट का फायदा नुकसान नहीं। अरे टॉपिक का बेस नहीं समझता तो फिर क्या सॉल्व करोगे? सो अपने को बेस समझ में आ गया। कैलकुलेट करते हैं ना, सॉल्यूशन बनाते हैं। आप तो क्या 3 तरीके से सॉल्व किया था। राइट डाउन योर सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन मैंने 3 अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके दिखा दिया तुम लोगों को। सबसे पहले मैं डेट्स लूंगा, 1 Jan 2008 को पहला पेमेंट, 1 Jan 2009 को, 1 Jan 2010, 1 Jan 2011, कितना हो गया 4 पेमेंट ही है क्या? 7 से स्टार्ट हो रहा है, आपने 8 से करा। अच्छा अच्छा, मैंने 8 से लिख दिया, सब चेंज करना पड़ेगा। तुमने भी ऐसे ही लिख दिया क्या? नो सर। 7, 8, 9, 10 एंड 11, ये लो, ये हो गया 5 साल, ये हो गया 5 साल। अमाउंट्स, डेट्स, प्रोडक्ट, सो मेरी रीपेमेंट की अमाउंट टोटल 25,000 है, 5,000 एवरी ईयर। $5,000 एवरी ईयर, तो ये 25,000 हो गया। अच्छा, बेस डेट इसी को लेते हैं ना, अर्लियर डेट को इसी को लेते हैं ना, फर्स्ट डेट को ही, बराबर? Yes, sir. बेस डेट ले लो 1 Jan 2007, इट इज बेटर टू टेक अर्लियर डेट एज द बेस डेट। तो 1 Jan से लेके, बेस डेट से लेके, पहला तो 0 हो जाएगा, दूसरा 1, 2, 3, 4, इज इट प्रॉपर? यस सर। प्रोडक्ट का मतलब है पहले दोनों कॉलम का मल्टीप्लीकेशन का फाइनल वैल्यू। 5,000 इंटू 5,000 इज 0, 5,000 इंटू 1 इज 5,000, into 2 is 10,000, into 3 is 15,000, and into 4 is 20,000. 20 plus 15, 35, 40. Is it 50,000? यस सर। 50,000। चलो, हमारा कैलकुलेशन इधर हो जाएगा, ये जगह जो है उसी के लिए यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे वापस से मैं कोई अलग डेट्स नहीं देने वाला हूँ। सो मेरी बेस डेट थी, अब मेरे को अगर एवरेज ड्यू डेट निकालनी है तो बेस डेट थी 1 Jan 2007, इसके साथ टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, कितना 2 इयर्स आता है क्या? यस सर। 1 Jan 2007 प्लस 2 इयर्स, सो कितना हो जाएगा? 2009 हो जाएगा। यस सर। लोन कभी लिया था अपन ने? लोन लिया था 2006 में, तो 2006 से लेके 2009 तक का इंटरेस्ट फ्रॉम 1 Jan 2006 टू 1 Jan 2009. 1 Jan 2009 is as good as 31st December 2008. तो 2006 पूरा लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, बस 9 तो नहीं लेंगे ना, 1 Jan को ही दे रहे हैं ना हम लोग। यस सर। तो 3 साल का इंटरेस्ट, हमने लोन लिया था 25,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दिया ही नहीं क्या प्रॉब्लम में? मैंने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया? नहीं। एक काम करो ना, इंटरेस्ट रेट कर दो 12% पर एनम इंटू 12% इंटू 3 इयर्स। सो अगर इंडिविजुअली भी पे करते तो इतना ही इंटरेस्ट पे करते जो हम लोग ये डेट को दे रहे हैं। इज इट कमिंग टू 9,000 रुपीज? बोलो, राइट है? यस सर।
मैं अगर इंडिविजुअल कैलकुलेशन करूं तो भी 9,000 ही आएगा, अगर अलग अलग डेट्स को पेमेंट करूं तो भी 9,000 ही आएगा। अभी क्या मेरे को यह समझ आ गया, ये समझ में आ गया कि बेस डेट कैन बी एनी डेट सेलेक्टेड, बट प्रीफरेबली मेरे को बेस डेट वो लेनी चाहिए अर्लीस्ट डेट गिवन इन द प्रॉब्लम लेनी चाहिए। मैं प्रॉब्लम के बाहर की भी डेट ले सकता हूं, जैसे मैंने 1 Jan 2016 लिया था, याद है क्या नहीं? यस सर। हाँ याद रखना, डेज जो हम लोग काउंट करते हैं, जब डेज में आएगा, ये तो मंथ्स का कैलकुलेशन था, जब डेज में आएगा ना तब थोड़ा तकलीफ देगा आपने, डेज में आएगा और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आएगा तब थोड़ा तकलीफ देगा, तब थोड़ा तकलीफ होने वाला है अपने को। तो मैं एक एग्जांपल है ना तुमको बिल्स का लेके देता हूँ और उसमें डेज भी रखता हूँ, फिर नोट्स लिखाता हूँ। एक मेरा एग्जांपल और ले लो, ये एग्जांपल के बाद तो क्या है ना सीधा सीधा क्वेश्चन ही कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। ये लो तुमको एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, फॉलोइंग बिल्स आर ड्यू, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड करने पड़ते हैं। फॉलोइंग बिल्स, following bills are due on different dates. Following bills are due on different dates. Following bills are due on different dates. क्या क्या डेट पे बिल्स ड्यू है? Following bills are due on different dates. Due date, मैं इंक्लूडिंग ग्रेस डेज, इसमें सब में 3-3 दिन का ग्रेस डेज ऐड हो गया है। ग्रेस डेज ऑलरेडी एडेड, हाँ ग्रेस डेज ऑलरेडी एडेड, और अमाउंट ऑफ बिल, जो मेरे को अमाउंट पे करना है अलग अलग डेट को। मैं तुमको 3 बिल का डिटेल दे रहा हूं। पहले बिल की अमाउंट है ₹600, दूसरे बिल की अमाउंट है ₹700, और तीसरे बिल की अमाउंट तुम ले लो 450 रुपया। ये 3 बिल की अमाउंट है। और अगर इनका ड्यू डेट्स देखे इंक्लूडिंग वो ग्रेस डेज भी ऐड कर दिया प्लस 3 डेज, सो 1 May 2010 इसकी ड्यू डेट आने वाली है 1 August 2010, और इसकी ड्यू डेट आएगी 1 September 2010, 1 September 2010। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दो ना, इंटरेस्ट 12% पर एनम, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर ही लिख दो, इंटरेस्ट 12% पर एनम। फाइंड आउट एवरेज ड्यू डेट। Find out average due date. बिल्स में क्या होता है ना, डेज कैलकुलेट करने होते हैं ना, तो उसमें वो कैसे कैलकुलेशन करने का, ये एग्जांपल के साथ वो भी सिखा दूंगा। ये मेरा जो आज का जो एग्जांपल्स है ना, ये 3 एग्जांपल्स है, और ये अच्छे से तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये होने के बाद एवरेज ड्यू डेट कंप्लीट हो गया। एवरेज ड्यू डेट में सिर्फ और सिर्फ हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे और कुछ नहीं। तुमको एवरेज ड्यू डेट आ गया, समझ लो, इतना प्रॉपर एग्जाम्पल्स है ये सब। लिखो सॉल्यूशन, राइट डाउन सॉल्यूशन। हाँ फर्स्ट लाइन क्लोज करो, मैं सबसे पहले लिखूंगा डेट्स। मेरे पास 3 अलग अलग डेट्स है। 1 May को एक बिल का ड्यू डेट आ रहा है 2010, दूसरे बिल की ड्यू डेट आ रही है
1 अगस्त 2010 एंड 1 सितंबर 2010, ये तीन अलग अलग ड्यू डेट्स है। सबसे पहले मेरे डेट का कॉलम बनता है, उसके बाद में मेरे अमाउंट का कॉलम बनता है। मैं बिल की अमाउंट लिखूंगा। बिल की अमाउंट है 600 रुपीज, 700 रुपीज एंड 450 रुपीज। 600, 700 एंड 450। 450। उसके बाद में अपने नेक्स्ट कॉलम है डेज वाला कॉलम, उसमें हम लोग बेस डेट फिक्स करेंगे। चलो बेस डेट एक अर्लीस्ट डेट लेंगे ना, अपने लिए अर्लीस्ट डेट क्या लेनी चाहिए नमन? 1 मई 2010। ये लो, ये ऊपर लिख दो, ये अपनी बेस डेट हो गई। अगर ये बेस डेट हो गई तो ये डे से लेके ये डे तक तो जीरो हो गया ना। एक प्रोडक्ट के लिए कॉलम बना लो और इसके बाद में मैं तुमको कैलकुलेशन करके बता देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ डेज। कैलकुलेशन ऑफ डेज, हाँ पहले वाला तो जीरो है क्योंकि 1 मई 2010 टू 1 मई 2010, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा ना। यस सर। लेकिन अभी दूसरे वाले में अपने को 1 मई से लेके 1 अगस्त तक जाना है, मतलब मई का पूरा महीना ना। हाँ सर। मई का पूरा महीना, तो मई के मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। 31। लेकिन तुम्हारे बिल की डेट क्या है? बेस डेट क्या है? बेस डेट क्या है? 1 मई। हाँ, तो 31 में से वो ड्यू डे, वो जो बिल बेस डेट है उसको माइनस करने का। टोटल 30 डेज इन अ मंथ है ना। हाँ सर। उसमें से बेस डेट 1 है ना, 31 माइनस 1, तो ये 30 डेज लूंगा मैं मई का। बोलो समझा क्या? यस सर। मैंने 30 डेज ले लिया मई का। जून में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। वो 30 डेज पूरा। एक मिनट, ये पहला वाला समझा क्या? यस सर। मई में 31 डेज होते हैं, लेकिन 31 में से फर्स्ट डेट तो अपनी वो है, बेस डेट है, तो 31 माइनस 1 किया तो 30 हुआ। फिर उसके बाद जून का 30 ले लिया और अपने को अगस्त तक जाना है, तो जुलाई में 31 डेज है, वो भी ले लेता हूं। बराबर? यस सर। और अगस्त 1 तक जाना है ना, हाँ सर। तो अगस्त में एक ही दिन लूंगा मैं, अगस्त 1। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। इसमें Yes. इंपॉर्टेंट ये दो डेट है, बाकी तो ठीक है। टोटल डेज इन अ मंथ माइनस बेस डेट। बेस डेट अगर 2 तारीख होती तो 31 माइनस 2 करता था मैं। सो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ माइनस बेस डेट। बेस डेट वाला डे माइनस कर देने का, और जो मंथ तक जाना है वो मंथ तक के सारे डेज लेने का, सारे डेज लेने का। जरा बोलो कितने डेज हो गए? ये डेज का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे तो लोग गड़बड़ करते हैं। 30 प्लस 30 60 90। इज इट 92 डेज? यस सर। Yes, sir. दिस इज 92 डेज। सो ये तो जीरो हो जाएगा। 700 इंटू 92, 700 इंटू 92 64,400। अच्छा, फिर से अब मेरे को जाना है, फर्स्ट मई से लेके 1 सितंबर तक। तो पहले महीने में, मई मंथ में तो 30 दिन लूंगा। यस सर। जून का 30, जुलाई का 31, अगस्त का भी 31, लेकिन सितंबर का 1 तारीख है तो वो 1 तारीख लेना पड़ेगा ना। हाँ। 30 plus 30 60, 60 plus 30 is 90, 90 plus 30 120. Is it 123 days? सर।
123 डेज। क्या ये लिखाने के बाद में मेरा थियरी वाला पॉइंट्स दूंगा ना, वो तुमको समझ जाएगा, फिर मेरे को कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। 450 इंटू 123, दैट कम्स टू 55,350। हाँ, 55,350। $1,19,750। 600, 700, 1300, 2150 हुआ क्या? अरे कैसे 2150? क्या कर दिया मैंने? 1750. हाँ 1750। 1750। तुमको डेज का कैलकुलेशन समझा क्या? हाँ Yes, सर, sir. यस सर, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस, माइनस भी हो सकता है अगर मैंने डेट ये इसके बाहर की ली होती थी तो माइनस, एक प्रॉब्लम में माइनस भी किया था ना मैंने। बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। बेस डेट है 1 मई 2010 प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया 1,19,750 डिवाइड बाय 1750। 68 डेज और ना, 0.4 है तो छोड़ देना, 0.4 0.5 होता तो 69 कर देता था मैं। 1 मई 2010 प्लस 68 डेज, 68 डेज, ये कैलकुलेट करके देख लेते हैं ना। इसके साथ 68 डेज ऐड करना है। 68 डेज ऐड करता हूं ना मैं। सिक्सटी 68 डेज ऐड करके क्या डेट मिलता है मैं बता देता हूं। इधर देखो, मई मंथ है, जून मंथ और जुलाई मंथ तक जाएगा 68 डेज। बोलो टोटल डेज तुम्हारे फर्स्ट में है ना, फर्स्ट में, मई मंथ में टोटल डेज कितना है? 31. तो 31 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो ये 68 में से 30 दिन तो मई में एडजस्ट हो गया। Yes, sir. ये फर्स्ट क्यों माइनस किया? क्योंकि फर्स्ट मई से गिनना है ना। हाँ sir. और 30 डेज हो गया जून का और 8 दिन हो गया जुलाई में। ये लो, इसका मतलब है 8 जुलाई 2010। ये नीचे जो कैलकुलेशन किया वो समझा क्या? यस सर, 8 जुलाई 2010। This is 8th July 2010. This is 8th July 2010. कर लो, चेक कर लो सब लोग। जैसे मैंने लिखा प्लीज नीचे लिख लो तुम लोग। वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन दिस। ये जो डेज कैलकुलेशन है ना, इसी में तुम गड़बड़ करने वाले हो। तुम डेज कैलकुलेशन में ही गड़बड़ करोगे तो यहां पे अपने को बहुत, बोलते हैं ना, केयरफुली काम करना पड़ेगा, बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा। तुम्हारा हो गया? कॉपी करके मैं आगे पॉइंट्स लिखा दूं? यस सर,
सो मैंने आज टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया और ये कल ये टॉपिक एवरेज ड्यू डेट में खत्म कर दूंगा। आज इंट्रोड्यूस कर दिया और कल कंप्लीट कर दूंगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट, एवरेज ड्यू डेट is equal to base date plus or minus total of product डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट्स। अब मैं ये लिखता हूं तो तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बोलो, कोई कंफ्यूजन है? नो नो सर। सर। क्योंकि इसके पहले एग्जांपल्स कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, बेस डेट। हाँ, बेस डेट कैन बी एनी डेट। Base date can be any date selected. Base date can be any date selected. Base date can be any date selected, preferably from the date given in question. क्वेश्चन में जो डेट दिया उसी से लेना, preferably from the date, from the dates given in question. जो डेट्स दे रखी है क्वेश्चन में उन्हीं डेट में से ले लेना, और उसमें भी सबसे बेस्ट चॉइस होगा अर्लीस्ट डेट। मैं कोई भी डेट ले सकता हूं, क्वेश्चन के बाहर की भी डेट ले सकता हूं, बट क्वेश्चन की डेट लेनी चाहिए और उसमें भी अर्लीस्ट डेट लेना चाहिए। अब मैं जो जो बोल रहा हूं वो सब तुमको समझ में आ रहा होगा। यस सर। और अगर डेज काउंट कैसे करना है, अगर डेज आता है, मंथ्स में तकलीफ नहीं है, जब डेज आता है तो कैसे काउंट करने का, ड्यू डेट के अगले दिन से चालू करने का। मालूम है, पहले मैंने 31 में से 1 माइनस किया, इसका मतलब है मैं 2 तारीख से लेके 31 तक गिन रहा था। डेज शुड बी काउंटेड फ्रॉम नेक्स्ट डे। Days should be counted हाँ, days should be counted from next day। मतलब बेस डेट को इंक्लूड नहीं करना, फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ बेस डेट। फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑफ बेस डेट, हाँ, अप टू द डेट। डेज शुड बी काउंटेड फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ बेस डेट अप टू द ड्यू डेट। मालूम है, 1 तारीख मैंने इंक्लूड किया था, 1 अगस्त इंक्लूड किया था, 1 सितंबर इंक्लूड किया था, लेकिन 1 मई जो बेस डेट थी उसके अगले दिन से चालू किया, इसलिए तो 31 में से 30 किया, 1 दिन माइनस किया था मैंने, लेकिन ड्यू डेट को इंक्लूड किया, बेस डेट को इंक्लूड नहीं किया, ड्यू डेट को इंक्लूड किया। बोलो समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। आगे उसके बाद पॉइंट नंबर 4, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम है तो 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना चाहिए। ऑलरेडी एडेड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। whenever bills of exchange whenever bills of exchange is given, whenever bills of exchange is given,
एंड ड्यू डेट इज टू बी आइडेंटिफाइड. कभी कभी ड्यू डेट भी हमको ही आइडेंटिफाई करनी होती है. मैंने एग्जांपल दिया था, उसमें ड्यू डेट ग्रेस डेज ऐड करके दे दिया था. एंड ड्यू डेट इज टू बी आइडेंटिफाइड. कभी कभी पहले ड्यू डेट आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद एवरेज ड्यू डेट निकालो. ड्यू डेट इज टू बी आइडेंटिफाइड, then add 3 days of grace, then add then add 3 days of grace. लेकिन अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे आ रही है या संडे को आ रही है तो अर्लियर डेट लेने का अपने को. ये तो हम लोग ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीख रखा है, ये हम लोग ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सीखा हुआ है. इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन संडे, if due date falls on Sunday or any public holidays, if due date falls on Sunday or any public holiday, then take earlier date. Then take earlier date. Then take earlier date as due date. Take earlier date as due date. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करने का लास्ट पॉइंट मेरा, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. मैं इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा. जो भी अमाउंट का अमाउंट है, लोन का अमाउंट या बिल का अमाउंट, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. मैंने 2 या 3 प्रॉब्लम में करके बताया. इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू पीरियड. याद है इंटू 4 years किया था. Yes, sir. Yes, sir. बट ये पीरियड कहां से कहां तक. फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टिल द एवरेज ड्यू डेट. जिस दिन लोन लिया था वहां से लेके एवरेज ड्यू डेट तक. फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टिल एवरेज ड्यू डेट. फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टिल एवरेज ड्यू डेट. ये लो, फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टिल एवरेज ड्यू डेट. फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन टिल एवरेज ड्यू डेट. बोलो, सबको समझ में आया क्या. मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया ये टॉपिक. आई हैव इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक नाउ. मैं मेरे Yes, sir. हाँ, मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में इन माय नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे एंड वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक. हम लोग ये टॉपिक ही कंप्लीट कर देंगे. दिस टॉपिक वी विल कंप्लीट. फिर हम लोग शुरू करेंगे अकाउंट करंट एवरेज ड्यू डेट के बाद. मेरे 3 एग्जाम्पल में ये टॉपिक कवर हो गया. इनफैक्ट अभी आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कहीं पे भी किसी को भी डाउट नहीं आएगा. सो आई टेक दिस लेक्चर एज कंप्लीट. मैं ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं. अभी नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स करके कंप्लीट कर देंगे. इट विल गिव यू अ वेरी गुड बेस इफ यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस. ये एग्जाम्पल्स अगर तुम प्रैक्टिस करते हो, मेरे कराने के बाद वापस से रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे लिए बेस रेडी है. ये टॉपिक ऐसा ही है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है. चलो ठीक है, विल स्टॉप दिस लेक्चर.